डॉन मिगुएल रुइज अपनी पुस्तक द फोर एग्रीमेंट्स की शुरुआत एक गहरे और प्रेरणादायक विचार से करते हैं। हमारा जीवन एक सपने की तरह है। यह सपना केवल हमारा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज और मानवता का साया सपना है, जिसे वे ग्रह का सपना कहते हैं। टोल्टेक, जो प्राचीन मेक्सिको के ज्ञानी लोग थे, कलाकार, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधक, इस सपने को समझने और उससे मुक्त होने की कला सिखाते थे। रुइज बताते हैं कि टोल्टेक परंपरा हमें यह नहीं सिखाती कि कोई नई विचारधारा अपनाए, बल्कि यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचाने और उस स्वतंत्रता को जिए जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रुइज कहते हैं कि हमारा दिमाग बचपन से ही पालतू बनाया जाता है। जैसे एक पालतू जानवर को सिखाया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं, वैसे ही हमें माता पिता, शिक्षक, समाज और संस्कृति सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। उदाहरण के लिए, हमें बताया जाता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, दूसरों को खुश करना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अच्छे नहीं है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में समझौते बन जाती है, ऐसे नियम जो हम बिना सवाल किए मान लेते हैं। लेकिन ये समझौते अक्सर डर, शर्मिंदगी और आत्मसंदेह पर आधारित होते हैं, जो हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। रुइज इस प्रक्रिया को मानव का पालतूकरण कहते हैं। वे बताते हैं कि यह पालतूकरण हमें एक धुआंले दर्पण की तरह दिखाता है। हम खुद को और दुनिया को साफ साफ नहीं देख पाते। हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, प्रेम, शक्ति और अनंत संभावनाओं से भरे हुए प्राणी। इस परिचय में रुइज हमें एक उम्मीद देते हैं। 4 साधारण लेकिन गहरे समझौते अपनाकर हम इस धुआंले सपने को तोड़ सकते हैं और एक नया सपना बना सकते हैं, खुशी, प्रेम और स्वतंत्रता का सपना। वे कहते हैं कि यह किताब कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक मार्ग है जो हमें अपने जीवन को बदलने की शक्ति देता है। यह परिचय हमें किताब के मुख्य संदेश के लिए तैयार करता है। हमारे पास अपनी वास्तविकता को फिर से लिखने की ताकत है। अध्याय 1, पालतूकरण और ग्रह का सपना। पहला अध्याय हमें गहराई से समझाता है कि हमारा दिमाग कैसे समाज के हाथों पालतू बनता है। रुइज कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक कोरे कागज की तरह होता है, खुला, जिज्ञासु और संभावनाओं से भरा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि दुनिया को कैसे देखना है। माता पिता हमें कहते हैं, ऐसा मत करो वरना लोग क्या कहेंगे। स्कूल में हमें बताया जाता है कि सफलता का मतलब अच्छे नंबर और नौकरी है। समाज हमें सिखाता है कि सुंदरता, पैसा और शक्ति ही असली खुशी है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में समझौते बनाती है, ऐसे नियम जो हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। रुइज एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा खेलते हुए गलती से कुछ तोड़ देता है। माँ गुस्से में कहती है, तुम बहुत बुरे हो। बच्चा यह बात मान लेता है और अपने दिमाग में एक समझौता बना लेता है, मैं बुरा हूँ। यह समझौता उसके जीवन में बार बार दोहराया जाता है। हर बार जब वह गलती करता है, वह खुद को दोष देता है। धीरे धीरे यह विश्वास उसकी पहचान बन जाता है। रुइज कहते हैं कि ऐसे ही अनगिनत समझौते हमारे दिमाग में जमा हो जाते हैं, जो हमें डर, शर्मिंदगी और आत्मनिंदा की जंजीरों में बांध देते हैं। वे इसे ग्रह का सपना कहते हैं, एक साया वास्तविकता जो पूरी मानवता ने मिलकर बनाई है। यह सपना डर और भ्रम से भरा है। उदाहरण के लिए, समाज में यह माना जाता है कि हमें हमेशा दूसरों से बेहतर होना चाहिए, वरना हम असफल हैं। यह डर हमें प्रतिस्पर्धा, जलन और तनाव की ओर ले जाता है। रुइज धुंधला दर्पण की उपमा देते हैं। हमारी आंखों पर एक पर्दा है जो हमें सच देखने से रोकता है। सच यह है कि हम प्रेम और शक्ति से बने हैं, लेकिन यह धुंधला दर्पण हमें खुद को कमजोर और अयोग्य दिखाता है। इस अध्याय का मकसद हमें जागरूक करना है। रुइज कहते हैं कि जब तक हम यह नहीं समझते कि हम पालतू बनाए गए हैं, हम बदलाव नहीं ला सकते। यह पहला कदम है, अपने दिमाग के इन पुराने समझौतों को पहचानना और यह सवाल करना कि क्या ये सचमुच हमारे लिए सही है। वे हमें परखते हैं कि हम इस सपने को तोड़ते हैं और एक नए कर सकते हैं। अध्याय 2, पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहें।
पहला समझौता है, अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहें। रूइस कहते हैं कि शब्द हमारे पास सबसे शक्तिशाली औजार है। ये हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक सकारात्मक शब्द किसी का दिन बना सकता है, तो एक नकारात्मक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। निष्कलंक होने का मतलब है अपने शब्दों को सत्य, प्रेम और सम्मान के साथ प्रयोग करना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। रूइस एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहते हैं, तुम बहुत मूर्ख हो। ये शब्द उस इंसान के दिमाग में एक जौन छोड़ सकते हैं। वे खुद को मूर्ख मानने लग सकते हैं और यह विश्वास उनके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। इसी तरह जब हम खुद से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम अपने दिमाग में एक नकारात्मक समझौता बनाते हैं। रूइस इसे शब्दों का जादू कहते हैं। यह जादू सकारात्मक भी हो सकता है और विनाशकारी भी। वे कहते हैं कि शब्दों का दुरुपयोग, लाइक चुगली करना, झूठ बोलना या आलोचना करना, एक वायरस की तरह फैलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में किसी सहकर्मी के बारे में गॉसिप करते हैं, तो वह नकारात्मकता पूरे माहौल में फैल जाती है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। रूइस कहते हैं कि यह वायरस न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वह हमारे दिमाग में भी बस जाता है। निष्कलंकता की शुरुआत आत्म प्रेम से होती है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वयं में कम नंबर लाते हैं और खुद को नाकारा कहते हैं, तो आप अपने शब्दों से खुद को चोट पहुंचाते हैं। इसके बजाय अगर आप कहें, मैंने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ किया, अगली बार और मेहनत करूंगा, तो आप सकारात्मकता बनाए रखते हैं। रूइस कहते हैं कि यह समझौता आसान नहीं है, क्योंकि हमारी पुरानी आदतें हमें नकारात्मकता की ओर खींचती है। लेकिन अभ्यास से हम अपने शब्दों को शक्ति बना सकते हैं। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी सोच, संवाद और रिश्तों की नींव रखता है। जब हम अपने शब्दों को साफ और सच्चा रखते हैं, तो हम डर के सपने को तोड़ते हैं और प्रेम की ओर बढ़ते हैं। रूइस हमें प्रेरित करते हैं कि आज से ही अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्या वे जीवन बनाते हैं या नष्ट करते हैं। अध्याय 3, दूसरा समझौता, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न ले। दूसरा समझौता है, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न ले। रूइस कहते हैं कि लोग जो कहते हैं या करते हैं वह उनकी अपनी वास्तविकता का हिस्सा है। उनके विचार, भावनाएं और अनुभव, यह आपके बारे में सच्चाई नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कहता है तुम बहुत आलसी हो, तो यह उनकी नजर से देखी गई बात है। हो सकता है वे खुद थके हुए हो या अपनी कुंठा निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं और खुद को आलसी मानने लगते हैं। रूइस इसकी गहराई समझाते हैं। वे कहते हैं कि न केवल नकारात्मक बातें बल्कि प्रशंसा को भी व्यक्तिगत न ले। मान लीजिए कोई कहता है तुम बहुत होशियार हो। अगर आप इसे अपने अहंकार का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं। आपकी खुशी इस बात पर टिकने लगती है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। रूइस कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप न तारीफ से फूलते हैं, न आलोचना से टूटते हैं। एक कहानी के जरिए वे इसे समझाते हैं। कल्पना करें कि आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई अजनबी आपको गाली देता है। आप सोच सकते हैं, मैंने क्या गलत किया? लेकिन सच यह है कि उस अजनबी का गुस्सा आपसे नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन से जुड़ा है। अगर आप इसे दिल से नहीं लगाते, तो आप शांत रहते हैं। रूइस कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने सपने में जीते हैं। उनके शब्द और कर्म उनके डर, दुख या खुशी को दर्शाते हैं, न कि आपकी हकीकत को। यह समझौता हमें भावनात्मक आजादी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस आपको डांटता है, तो आप इसे अपनी नाकामी न मानें। शायद बॉस का दिन खराब है। इसे व्यक्तिगत न लेकर आप अपने आत्मसम्मान को बचाते हैं। रूइस कहते हैं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदत है कि हम हर चीज को खुद से जोड़ लें। लेकिन अभ्यास से हम सीख सकते हैं कि दूसरों की राय को उनकी कहानी माने, अपनी नहीं। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपने सच में टिके रहते हैं। अध्याय 4,
तीसरा समझौता, अनुमान लगाए। तीसरा समझौता है, अनुमान न लगाए। रूइस कहते हैं कि हमारा दिमाग अनुमान लगाने का आदी है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों के मन की बात जानते हैं, लेकिन यह अक्सर गलत होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपको फोन नहीं करता तो आप मान लेते हैं वह मुझसे नाराज है। आप दुखी हो जाते हैं, शायद उसे मैसेज करके कुछ कह भी दे। लेकिन सच यह हो सकता है कि वह व्यस्त था। यह अनुमान आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करता है। रूइस कहते हैं कि अनुमान लगाना डर से शुरू होता है। हम डरते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते, हमें ठुकरा देंगे या हमसे कुछ छिपा रहे हैं। इस डर से हम कहानियां बनाते हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से कहते हैं, मैं आज थक गया हूं, और वे चुप रहते हैं। आप सोचते हैं उन्हें मेरी परवाह नहीं, लेकिन हो सकता है वे बस सोच रहे हो कि आपको कैसे मदद करें। यह अनुमान रिश्तों में दरार डालता है। उनका समाधान है, साफ संवाद करें। सवाल पूछे, अपनी बात कहें और सच जानने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त नाराज है, तो पूछे, क्या मैंने कुछ गलत किया? इससे गलतफहमियां दूर होती है। रूइस कहते हैं कि हम अनुमान इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें सच जानने से डर लगता है। लेकिन सच, चाहे कड़वा हो, हमें आज़ाद करता है। यह समझौता रिश्तों को मजबूत करता है। जब हम अनुमान नहीं लगाते तो हम दूसरों को समझने का मौका देते हैं। हमारा मन भी शांत रहता है क्योंकि हम काल्पनिक कहानियों में नहीं उलझते। रूइस कहते हैं कि यह अभ्यास समय मांगता है, लेकिन यह हमें सच्चाई और शांति की ओर ले जाता है। अध्याय 5, चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करे। चौथा समझौता है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करे। रूइस कहते हैं कि यह समझौता बाकी तीन को पूरा करने की कुंजी है। आपका सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग हो सकता है। अगर आप स्वस्थ और खुश हैं, तो आपका सर्वश्रेष्ठ शानदार होगा। लेकिन अगर आप थके हुए हैं या बीमार हैं, तो आपका सर्वश्रेष्ठ कम हो सकता है। यह पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि ईमानदार प्रयास की बात करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक दिन आप पूरी मेहनत करते हैं और शानदार नतीजे लाते हैं, लेकिन अगले दिन आप बीमार हैं और उतना नहीं कर पाते। रूइस कहते हैं कि दोनों ही दिन आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, तो खुद को दोष न दे। यह समझौता हमें आत्मालोचना से बचाता है। अगर आप जानते हैं कि आपने अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश की, तो पछतावे की कोई जगह नहीं। रूइस इसे जीवन के हर पहलू से जोड़ते हैं। अपने शब्दों में निष्कलंक रहना, कुछ भी व्यक्तिगत न लेना और अनुमान न लगाना, ये सब मेहनत मांगते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मतलब है कि आप हर दिन इन समझौतों को लागू करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बहस में पड़ जाते हैं और गुस्से में कुछ कह देते हैं, तो बाद में खुद को माफ करें और अगली बार बेहतर करने की ठान लें। यह समझौता आत्मसम्मान बढ़ाता है। जब आप जानते हैं कि आपने कोशिश की, तो आप खुद से प्यार करने लगते हैं। रूइस कहते हैं कि यह अभ्यास हमें धीरे धीरे बदलता है। हमारा जीवन खुशी और संतुष्टि से भर जाता है क्योंकि हम अपने प्रयासों की कदर करते हैं। वे प्रेरित करते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अपना सर्वश्रेष्ठ करे और आगे बढ़े। अध्याय 6, तौलते एक मार्ग से स्वतंत्रता, पुराने समझौतों को तोड़ना। इस अध्याय में रूइस हमें पुराने समझौतों को तोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक परजीवी रहता है, वह आंतरिक आवाज जो हमें डराती है, शक पैदा करती है और हमें नीचा दिखाती है। उदाहरण के लिए, जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वह आवाज कहती है तुम असफल हो जाओगे, तो यह परजीवी आपकी हिम्मत तोड़ता है। रूइस इसे एक लड़ाई कहते हैं। पुराने समझौते, लाइक मैं अच्छा नहीं हूं या मुझे हमेशा सही होना चाहिए, हमारे दिमाग में गहरे जड़ जमाए हुए हैं। इन्हें तोड़ने के लिए हमें 4 नए समझौते अपनाने होंगे। यह आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सालों तक खुद को कमजोर माना है, तो मैं शक्तिशाली हूं मानना मुश्किल होगा। लेकिन रूइस कहते हैं कि जागरूकता और अभ्यास से यह संभव है।
वे तोलते प्रथाओं की बात करते हैं, लाइक आत्मचिंतन और क्षमा। आत्मचिंतन का मतलब है अपने विचारों को देखना और पूछना, क्या यह सच है? उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मुझे सबको खुश करना चाहिए, तो सवाल करें कि क्या यह वाकई जरूरी है। क्षमा का मतलब है खुद को और दूसरों को माफ करना। अगर आपने गलती की तो उसे स्वीकारें और आगे बढ़े। रूइज व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां आप दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने तरीके से जीते हैं। वे कहते हैं कि यह एक जीवन भर का सफर है। हर बार जब आप पुराने समझौते को तोड़ते हैं, आप थोड़ा और आजाद होते हैं। यह अध्याय हमें हिम्मत देता है कि हम डर से लड़े और अपने सच को अपनाएं। अध्याय 7 नया सपना कार्टवर्ग। अंतिम अध्याय में रूइज एक नया सपना पेश करते हैं, खुशी, प्रेम और शांति का जीवन। वे कहते हैं कि पुराना सलादर दुख और संघर्ष से भरा था, लेकिन 4 समझौते अपनाकर हम एक नई वास्तविकता बना सकते हैं। यह धरती पर स्वर्ग कोई जगह नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं आज मेरा दिन शानदार होगा, तो आप उस स्वर्ग को जीना शुरू करते हैं। रूइज कहते हैं कि यह सपना बनाने के लिए हमें हर दिन अभ्यास करना होगा। अपने शब्दों को निष्कलंक रखें, दूसरों की बातों को दिल से न लगाए, अनुमान लगाने से बचें और अपना सर्वश्रेष्ठ करें। अगर आप गलती करते हैं तो खुद को माफ करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं तो बाद में सोचें कि आपने क्या सीखा और अगली बार बेहतर करें। वे एक खूबसूरत दृष्टि देते हैं। कल्पना करें कि आप बिना डर के जी रहे हैं। आप जो चाहते हैं वह करते हैं। आप दूसरों की राय से आजाद हैं। यह स्वर्ग है। रूइज कहते हैं कि यह सपना हर किसी के लिए संभव है, बस इरादा और मेहनत चाहिए। पुस्तक एक प्रार्थना के साथ खत्म होती है जो हमें प्रेम और स्वतंत्रता की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष, द 4 एग्रीमेंट्स एक ऐसी किताब है जो हमें अपने जीवन को बदलने का रास्ता दिखाती है। तोल्तेक बुद्धि और 4 समझौतों के जरिए रूइज हमें सिखाते हैं कि हम डर के सपने से मुक्त हो सकते हैं। हर अध्याय एक कदम है, पालतूकरण को समझने से लेकर नया सपना बनाने तक। यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अगर हम इन समझौतों को अपनाएं, तो हमारा जीवन प्रेम, शांति और खुशी से भर सकता है।